नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सोया हुआ कोरोना जाग तो गया है, पर यह फिर से कब सोएगा। हर दिन देश में 2 लाख से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। ये मामले कितने बढ़ेंगे, हर दिन और कितने ज्यादा मामले बढ़ेंगे। आखिर कोरोना का ये पीक कहां तक जाएगा, ये पीक कब खत्म होगा, कब मामले वापस नीचे उतरने शुरू होंगे। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो एक अच्छी खबर है, और खबर ये कि कोरोना का ये दूसरा पीक फिलहाल अपने पीक पर है। अगले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक बेहद अहम है, इसलिए इन हफ्ते और 10 दिन के बीच आप बेहद एहतियात रखें। इसके बाद कोरोना का मामला धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये पीक कब जाके रुकेगी? पीक जो है आने वाले 10 दिन तक अभी आएगी, या हो सकता है कि मई का फर्स्ट वीक भी ये ले जाए। कोरोना ज़्यादा संक्रमण कर रहा है, कोरोना ज़्यादा प्रभावी हो गया है, कोरोना ज़्यादा खतरनाक हो गया है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना को ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर दस्तक दिए हुए 13 महीने पूरा होने को है। हिंदू परंपराओं के मुताबिक 13वीं के बाद आत्मा संसार को छोड़कर ब्रह्मांड के सफर पर निकल जाती है। तो क्या 13वां महीना कोरोना के हिंदुस्तान से अलविदा कहने का महीना बनेगा? हर तरफ तबाही की तस्वीरें, हाहाकार, लाशों का अंबार, शमशानों और कब्रिस्तानों में कतार, अस्पताल में जान बचाने के लिए भर्ती होने की मारामारी, रोजाना बड़ी तादाद में कोरोना के सामने आते नए केसेस। इन सब चीजों को देखकर आपको लग सकता है कि ये नामुमकिन है। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी होगी, लेकिन यही इशारा है कोरोना के हमारी जिंदगी से अलविदा होने का। 1 हफ्ता एहतियात बरतिए, यानी बात 1 हफ्ते की है। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर 1 हफ्ते में ऐसा क्या होगा। अभी तो कोरोना की इस दूसरी लहर का पीक भी नहीं आया। तो आपको बता दें कि कई सर्वे रिपोर्ट और डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर का पीक शुरू हो चुका है, और अगले 1 हफ्ते तक ही ये पीक टिक पाएगा, और उसके बाद बेहद तेजी से कोरोना के नए मामलों में कमी आएगी। दिल्ली में फरवरी में हुए सीरो सर्वे से पता चला है कि करीब 50% आबादी में हर्ड इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। इसका मतलब है कि इस आबादी में से कोरोना संक्रमण होकर गुजर चुका था और लोगों को इसका पता तक नहीं चला। तो ये पीक कब जाके रुकेगी? अगर हम इस बात को एनालाइज करें तो हमें यह मद्देनजर रखना है कि यूके में, यूएसए में, ब्राजील में पीक ने किस तरह से बिहेव किया है। जो सेकंड पीक यहां पे आई थी वो कैसे बिहेव किया है। तो अगर हम इन सारी कंट्रीज को देखें तो इसके अंदर पीक ने 1.5 से 2 महीने लगाए थे पीक ने अचीव करने के लिए। अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये पीक जो है आने वाले 10 दिन तक अभी आएगी, या हो सकता है कि मई का फर्स्ट वीक भी ये ले जाए। किसी भी चीज का पीक एक पिरामिड की तरह होता है, जो वहां पहुंचने के बाद नीचे आता ही आता है। कोरोना भी पीक पर जाने के बाद अब नीचे की तरफ आना शुरू होगा। लिहाजा हमें घबराने की नहीं, बल्कि सब्र करने की जरूरत है। जानकारों के मुताबिक अब जितने भी केस आ रहे हैं वो नए लोगों में है। पहले संक्रमित हो चुके लोगों के दोबारा बीमार होने के मामले बेहद कम हैं। इस लिहाज से अगर बची हुई आबादी में भी एंटीबॉडी विकसित हो जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, और फिर कोरोना वायरस की ये चेन टूट जाएगी। क्या बिना दवा के या बिना ये पता चले कि कोरोना हुआ है या नहीं, हमारा शरीर कोरोना से जंग कर सकता है? क्या है ये हर्ड इम्यूनिटी, जिससे न सिर्फ हार सकता है कोरोना, बल्कि उसकी चेन भी टूट सकती है? तो होता दरअसल ये है कि जितने ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित होंगे, इंसानी जिस्म में इससे लड़ने की उतनी ज्यादा ताकत पैदा होगी। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैज्ञानिक पिछले साल से ही हर्ड इम्यूनिटी अपनाने की सलाह दे रहे थे। बड़ी अजीब सी बात है, मगर मेडिकल साइंस की सबसे पुरानी पद्धति के हिसाब से ये सच है। हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब यह है कि भविष्य में लोगों को बचाने के लिए फिलहाल आबादी के एक तय हिस्से को वायरस से संक्रमित होने दिया जाए। इससे उनके जिस्म के अंदर संक्रमण के खिलाफ सामूहिक इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। इससे शरीर में वायरस के लिए एंटीबॉडीज बनेंगी, जिससे फिर दोबारा कभी यह वायरस न तो उन्हें संक्रमित करेगा और न ही दूसरों को। कोरोना के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए अगला 1 हफ्ता काफी अहम है।
इस हफ्ते में कोरोना के केस पीक को छू सकते हैं। अभी आलम यह है कि घरों में पूरी की पूरी फैमिली संक्रमित हो रही है। ऐसे में लोगों को अगले 8 दिन सजग रहने की ज्यादा जरूरत है। उसके बाद नए मामलों में कमी आएगी और कोरोना से मरने वाले लोगों की तादाद भी कम हो जाएगी। अमेरिका में भी इसी तरह का ट्रेंड देखा गया था जब कोविड-19 की दूसरी लहर से वो जूझ रहा था। हाँ, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में खतरनाक बात यह है कि ये बच्चों और जवानों को ज्यादा शिकार बना रही है, इसीलिए एहतियात जरूरी है। खतरे से बच्चों को रोकने के लिए उन सिम्टम्स का जानना ज़रूरी है जो बच्चों में पाए जाते हैं या देखे जाते हैं, जिसमें आम तौर पर पेट में दर्द होना, उल्टी होना, दस्त आना या बच्चे को सुस्त रहना, बुखार आना। इसमें 100.4 के करीब बुखार आता है और ऐसे बच्चे सुस्त हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में जब ये सिम्टम हों तो उनको हम अलग करें, उनके माँ बाप मास्क लगा के उनके पास आएं। IIT कानपुर की एक रिसर्च में ये बात सामने निकल कर आई है कि पूरे देश में कोरोना की पीक अप्रैल के आखिर और मई के शुरुआती हफ्ते में होगी। अपनी पीक पर पहुंचने के बाद कोरोना के नए मामलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। कोरोना वायरस अगले 7 दिनों तक ज्यादा खतरनाक रहेगा, इसीलिए एहतियात जरूरी है। दिल्ली में 20 से 25 अप्रैल के दौरान कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर होगा। झारखंड, राजस्थान में 25 से 30 अप्रैल, उड़ीसा में 26 से 30 अप्रैल तक कोरोना पीक पर होगा। पंजाब में नियंत्रण करने के उपायों के चलते ग्राफ जल्दी गिरा है। तमिलनाडु में 11 से 20 मई, आंध्र प्रदेश में 1 से 10 मई के बीच संक्रमण चरम पर होगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण अभी प्राइमरी स्टेज में है और 1 से 5 मई के दौरान चरम पर होगा। अब ये सवाल आता है कि चलो पीक तो आने वाले हफ्ता 10 दिन या 15 दिन के अंदर आएगी, लेकिन फिर ये डिक्रीज कब होगी? कितने टाइम में ये पीक डिक्रीज हो गई? तो फिर से हम लोग हिस्टोरिकल आंकड़ों पे जाते हैं। यूके, यूएसए, ब्राजील, इन सब में ये हुआ था कि जब सेकेंड वेव आई थी, वो पीक के बाद में जो वो नीचे गई है, उसको नीचे जाने में जो है 1.25 महीने के करीब लगा था। तो वो 1.25 महीने, 1.5 महीने के बाद नीचे आई थी। तो अगर ये पीक जो है फर्स्ट वीक ऑफ मई में आती है तो हमारा जून आ जाएगा, जबकि ये बिल्कुल नीचे आएगी। मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मुराद है, उनकी स्टडी है। उन्होंने ये देखा है कि अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग बिहेवियर है और ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब पीक करेगा। लेकिन उन कुछ स्टेट्स में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और कुछ स्टेट्स में भी इसकी तादाद बढ़ रही है। तो अंदाज़ा ये है कि अभी इसका पीक 2 हफ्ते से पहले नहीं होगा और ये इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा बिहेवियर इस वायरस के साथ क्या है। जानकारों का मानना है कि अगर लोगों ने कोरोना को हल्के में न लिया होता तो इस बार भी अपनी पहली लहर की तरह कोरोना की दूसरी लहर बिना तबाही मचाए गुजर जाती। लेकिन ये सरकार और लोगों की लापरवाही का नतीजा ही है कि बिना कोरोना से मुक्त हुए हमने शादियां और बाजारों की भीड़ में शामिल होना शुरू कर दिया। नेताओं ने रैलियां की, कुंभ मेले और किसान आंदोलन में तो भारी भीड़ नजर ही आई। नतीजा आपके सामने है। इस बार हालात खराब इसलिए भी हुए क्योंकि कोरोना के वायरस ने अपने को बार बार बदला। पहले हर तरफ जिस डबल म्यूटेंट का शोर मचा हुआ था और अभी जिसे साइंटिस्ट ढंग से समझ भी नहीं पाए थे कि ट्रिपल म्यूटेंट ने दस्तक दे दी। यानी पहले डबल म्यूटेंट वाला कोरोना वायरस अब ट्रिपल म्यूटेंट हो गया है। मगर सवाल ये है कि आखिर ये ट्रिपल म्यूटेंट है क्या? कोरोना की दूसरी वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में वायरस के 3 अलग अलग वेरिएंट्स मिले हैं। इन सैंपल में 2 सैंपल में स्पाइक प्रोटीन में 2 बड़े म्यूटेशन या बदलाव देखने को मिले। तीसरे वर्जन में स्पाइक प्रोटीन के बाहर बदलाव देखे गए हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बदलाव भी अहम है। और अगर हम देखें, पुरानी पीक जो है वो 16 सितंबर 2020 में केवल 98,000 केसेस की थी और अभी की भी अगर हम बात करें तो हम लगभग 2.25 लाख केसेस के ऊपर पहुंच गए हैं, जो कि उससे लगभग 3 गुना ज्यादा है ये पीक। तो इसकी वजह यही है कि एक तो जो है ये म्यूटेंट स्ट्रेन जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, जिसकी वजह से कि एक तो ये फैलता बड़ी जल्दी है और दूसरा ये छोटी एज ग्रुप्स को भी जो है इफेक्ट जल्दी करने लग गया है। तो पहली वजह तो ये रही। दूसरी वजह ये रही कि लोग कहीं ना कहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। आसान जुबान में इस डबल और ट्रिपल म्यूटेंट के चक्कर को समझे तो जैसे वक्त के बारे में ये निश्चित है कि वो बदलेगा जरूर, वैसे ही वायरस के बारे में भी ये तय है कि ये रूप बदलेगा ही बदलेगा। तो भारत में इस डबल वेरिएंट जिसे B1617 का नाम दिया गया, उसमें SARS-CoV-2 के 2 म्यूटेंट हैं। मतलब SARS-CoV-2 का जो वायरस था उसमें अब 2 बड़े बदलाव आ गए।
इन बदलाव के नाम है E484Q और L452R। E484Q म्यूटेंट ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस वेरिएंट से मिलते जुलते हैं। इसी तरह से L452R वेरिएंट्स की वजह से अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेजी से वायरस फैला था। ये दोनों बदलाव दूसरे देशों में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट्स में भी पाए गए, लेकिन ये पहली बार भारत में ही हुआ है कि एक ही वेरिएंट्स में दोनों बदलाव आ गए। इस तरह से इसे डबल म्यूटेंट वाला कोरोना वायरस कहा गया। तो इसमें पहला ब्रिटिश है और दूसरा कैलिफोर्निया का म्यूटेशन है। इन दोनों को मिला के डबल म्यूटेशन बना, लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। इसके अलावा इसमें तीसरा म्यूटेशन जिसको हमने इंडियन म्यूटेशन कहा है, जो B1617 है, और जो इसकी खास वजह है जिसकी वजह से कोरोना जो है ज़्यादा संक्रमण कर रहा है, वो पैदा हो गया और ये ज़्यादा खतरनाक है। अब आगे इसकी ज़रूरत है कि हमको जीनोमिक स्टडीज़ की जाएं, क्योंकि इस पर ये मुनहसर है, ये डिपेंड करेगा कि हमारे टीके और हमारे इलाज की जो हमारे हाथ में तरकीबें हैं वो कितनी कारगर इस पर साबित हो सकती हैं। आप पूछेंगे कि आखिर वायरस को बार बार रूप बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, तो इसका जवाब बस इतना सा है कि नेचर में सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, यानी जो फिट है वो हिट का फंडा चलता है। वायरस भी चाहते हैं कि वो खुद को ऐसे ढाल लें कि शरीर के अंदर जाकर उन पर एंटीबॉडी का कुछ असर न हो। इस वजह से ही डबल म्यूटेंट वाले वायरस से शरीर पहले की तरह नहीं लड़ पा रहा। इसकी वजह यह है कि डबल म्यूटेशन की वजह से वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ऐसा बदलाव आ गया है कि ये इंसानी शरीर में बेहतर तरीके से खुद को बचा पा रहा है। ये स्पाइक वही हैं जो आपको कोरोना वायरस की फोटो में कांटे जैसे दिखते हैं। अब तीसरे वेरिएंट्स ने दस्तक दी है। उसके बारे में फिलहाल इतना पता चला है कि कुछ सैंपल में डबल वेरिएंट्स में हुए बदलाव के अलावा भी बदलाव देखे गए। मतलब ये कि E484Q और L452R के अलावा कुछ और भी देखने को मिले हैं। चूंकि अभी इसके बहुत कम सैंपल मिले हैं, ऐसे में इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इससे कोरोना का वायरस और तेजी से फैल सकता है। जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा सैंपल की जांच होगी, उतनी जल्दी ही ट्रिपल म्यूटेंट की जानकारी मिलेगी और उतनी जल्दी ही उससे लड़ने की रणनीति बनाई जा सकेगी। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माभैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। वैसे डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की माने तो पहले से मालूम था कि जिस तरह से दुनिया के बाकी देशों में कोरोना का दूसरा पीक शुरू हुआ, वो हिंदुस्तान में भी होगा। हिंदुस्तान में भी कोरोना तेजी से बढ़ेगा, लेकिन तब हम लोगों ने इसे हल्के में लिया। हम 2020 के उस दौर को भूल गए जब कोरोना से लड़ाई में तमाम एहतियात बरती गई थी, और इसी का नतीजा है कि फिलहाल कोरोना बेहद तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी देश में किसी वायरस के कितने वेरिएंट्स मौजूद हैं, इसकी जानकारी वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलती है। वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी भी वायरस की जन्म कुंडली बनाने जैसा काम है। इसके क्या लक्षण हैं, ये क्या काम करता है, इसकी अच्छाई बुराई क्या है, ये सब चीजें जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलती है। इस तरह की जानकारी न सिर्फ वायरस को कंट्रोल करने के उपायों में मदद करती है, बल्कि इसके जरिए दवाओं और टीकों का विकास भी किया जाता है। लेकिन भारत में वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार शुरुआत से ही काफी धीमी चल रही थी। ये 2020 नवंबर और जनवरी के बीच और भी धीमी हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह रही कोविड के केसेस में तेजी से आई गिरावट और साफ दिशा निर्देशों और पैसों की कमी। अब एक्सपर्ट्स यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार सरकार को पहले ही जानकारी दे दी गई है, तो ट्रिपल म्यूटेशन पर जल्द ही सीक्वेंसिंग का काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने इस साल जनवरी में आकर 10 प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के जरिए जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने के लिए इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की स्थापना की है। जीनोम सीक्वेंसिंग में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सीक्वेंसिंग का काम जितनी जल्दी हो जाएगा, वायरस पर काबू पाने के तरीके उतनी जल्दी खोजे जा सकेंगे। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माभैदर और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।